हाय हेलो बच्चों। तो इससे पहले हम लोगों ने रे ऑप्टिक सीरीज का 01, 02, 03, 04, 05 वीडियो पढ़ लिया है। इसके बाद अगला टॉपिक आता है हमारा रे ऑप्टिक सीरीज 06। इसमें हम लोग आज कुछ टॉपिक पढ़ेंगे। उन टॉपिक में होगा हमारा प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता। प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता रहेगा। इसमें हम लोग 2 माध्यम तक पढ़ेंगे, मतलब कि अगर हमको 2 माध्यम दिया है उसके लिए भी पढ़ेंगे, और अगर हमको 3 माध्यम दिया है उसके लिए भी पढ़ेंगे। 3 माध्यम पढ़ेंगे। इसके बाद से एक न्यूमेरिकल कर लेंगे। इसमें एक न्यूमेरिकल करने के बाद से आ जाएंगे हम लोग। दूसरा टॉपिक हम लोगों का रहेगा क्रांतिक कोण, और इसी से रिलेटेड रहेगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बगैर देरी किए। तो हम लोगों का अभी पहला हेडिंग रहेगा प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता। उत्क्रमणीयता जिसको बोलेंगे हम लोग रिवर्सिबिलिटी। रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रेज। ये उत्क्रमणीयता क्या है बच्चों? तो उत्क्रमणीयता समझ लीजिए, जैसे लाइट है वो हवा से शीशे में चला गया और शीशे से वापस हवा में आ गया। जैसे मान लीजिए एक मोटा सा शीशा हम रख दिए हैं, ठीक है ना। एक मोटा सा शीशा रख दिए, बाहर से टार्च, तो टार्च का लाइट हवा से गया शीशे के अंदर, शीशे से फिर से गया। ये उत्क्रमणीयता है। उत्क्रमणीयता हम इसी को पढ़ेंगे और इनके बीच एक रिलेशन, एक फार्मूला बनाएंगे। तो मान लेते हैं एक माध्यम है, हम इसको एयर मानते हैं, विरल माध्यम है, हल्का माध्यम है, जो गाढ़ा ना हो वो विरल है, ठीक है। अब एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। तो कोई लाइट अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है, तो क्या होता है? अभिलंब की ओर झुक जाता है। अभिलंब की ओर झुक जाता है, ठीक है ना। इस कोण को आपतन कोण कहते हैं, आई से दिखाते हैं। इसे अपवर्तन कोण कहते हैं, आर से दिखाते हैं, ठीक है। ये तो हुआ हमारा, ये मान लेते हैं ग्लास है, चलिए शीशा है, ठीक है। प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो या तो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, विलंब से दूर चला जाता है। अगर हल्के से गाढ़े माध्यम में आ रहा है तो अभिलंब की ओर जाता है। अब यहाँ से मान लेते हैं ये लाइट फिर से जा रहा है कहाँ पे? एयर में। तो फिर से एक तो नॉर्मल ड्रा करें, क्योंकि इसी माध्यम में है। और वैसे भी देखिए एकांतर कोण है, ये जेड टाइप का कोण, एकांतर कोण, तो ये बराबर होगा। तो यहाँ अब यहाँ से लाइट यहाँ आ रहा है तो ये हमारे लिए आपतन कोण, क्योंकि आर है तो ये आर आपतन कोण हो गया। अब देखिए विरल माध्यम में आ रहा, हल्के माध्यम में, गाढ़ा से हल्का, तो अभिलंब से दूर हट जाएगा, यानी कि जैसे था वैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो जब प्रकाश एयर से ग्लास में जा रहा हो, लिखते हैं जब प्रकाश एयर, हम इसको पहला भी मान ले, इसको हम दूसरा मान ले, फिर से ये वायु में पहले में आया है। तो जब प्रकाश एयर का मतलब पहला माध्यम से ग्लास मतलब दूसरे माध्यम में जा रहा है स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम स्नेल का नियम क्या कहता है? साइन आई बटे साइन आर, आपतन कोण की साइन और अपवर्तन कोण की साइन, अपवर्तन कोण की साइन होता है 1 and 2, ठीक है ना। हम इसको लिख सकते हैं 1 से 2 में जा रहा है, 1 and 2, अभी इसके फॉर्म में भी लिखेंगे एयर और ग्लास,
1n2, हम इसको लिखते हैं n2/n1, ये भी लिख सकते हैं। चलिए इसी को रहने देते हैं, इसका ज़रूरत होगा। अब देखिए इक्वेशन 1 माने, अब क्या हो रहा है, ग्लास से एयर में जा रहा है, तो फिर से कंडीशन बनाते हैं, जब लाइट ग्लास से, ग्लास मीन्स दूसरे मीडियम से, ग्लास से एयर मीन्स पहले माध्यम में जा रहा हो, पहले मीडियम में जा रहा है, ठीक है ना। अब क्या होगा, स्नेल के नियम से, फिर से स्नेल के नियम से साइन आपतन कोण आर है, आपतन कोण की ज्या बटे अपवर्तन कोण की ज्या बराबर होता है नियतांक यानी कि अपवर्तनांक। यहाँ पहला से दूसरा है तो 1n2 लिखे हैं, 2 से 1 में जा रहा है 2n1, इसको इक्वेशन 2। दोनों समीकरणों का गुणा कर देते हैं, लिखते हैं समीकरण 1 × 2। तो क्या होगा, लेफ्ट को लेफ्ट साइड से sin i/sin r गुणा sin r/sin i बराबर क्या हो जाएगा, 1n2 × 2n1। i से i, r से r खत्म, तो क्या मिल गया, देखिए मिला हमको 1n2 × 2n1 इक्वल 1, या फिर 1n2 इक्वल 1/2n1 मिला। 1 हमारा क्या था, एयर था, तो हम लिख सकते हैं an, ये g था, अपान करके gna, ये मिल गया। ठीक, तो इतना नोट कर लीजिए, नोट करिए, एक बार फिर से समझाते हैं। वीडियो आ रहा है ठीक से, हाँ वीडियो आ रहा है ठीक से, ठीक है। फिर से बोलते हैं एक बार, जब प्रकाश एयर से ग्लास में जा रहा है, पहले से दूसरे माध्यम में जा रहा है, तो sin i/sin r 1n2, और जब ग्लास से एयर में जा रहा है तो sin r/sin i इक्वल 2n1, मल्टीप्लाई किए sin i/sin r इंटू sin r/sin i इक्वल 1n2 × 2n1, कैंसल हो गया 1n2 × 2n1 इक्वल 1 मिला। हम यहाँ से एक को रहने दिए, ट्रांसफ़र कर दिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। मिटाते हैं, प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता। देखिए बच्चों, अब अगर यदि 3 माध्यम हो, ठीक है ना, यदि 3 माध्यम हो, यदि 3 माध्यम हो, 3 माध्यम कौन कौन हो, एयर से जा रहा हो, वाटर से जा रहा हो, ग्लास, और फिर से कहाँ जा रहा हो, एयर से वाटर पहला, वाटर से ग्लास दूसरा, ग्लास से एयर तीसरा, एयर से वाटर पहला, वाटर से ग्लास दूसरा, ग्लास से एयर तीसरा। तो इसका फार्मूला पहले लिख दे, ANW इंटू WNG इंटू GNA इक्वल आएगा 1। कैसे आएगा, प्रूफ करके दिखाते हैं इसका, ठीक है ना, प्रूफ करके दिखाते हैं। तो देखिए, मान लीजिए ये एयर से आया लाइट, एयर से आई हो गया, और क्या होगा, ये आर बना, ये है एयर यानी कि पहला, अब ये है वाटर मतलब कि दूसरा। अब वाटर से फिर से कहाँ जाएगा, ग्लास में मान लेते हैं, ये नॉर्मल फिर से बनाए, ये इसका विलंब है तो ये इसका विलंब है, ये अलग है, ये समझ लीजिए। अब यहाँ से इसके लिए ये लाइट आपतित हो गई और अपवर्तित। अब देखिए पानी और शीशे में शीशा ज़्यादा गाढ़ा है, तो फिर से विलंब की ओर क्या होगा, मुड़ जाएगा विलंब की ओर। यहाँ आपतन था, अपवर्तन था, अब ये क्योंकि लाइट जा रहा है तब ये आपतन बन जाएगा। इस माध्यम में आर था तो इसको आर मान लिए। अब यहाँ क्या दिखाएं, अपवर्तन कोण को क्या दिखाएं, तो अलग दिखने के लिए हम इसको I डैश बोल देते हैं, I डैश। अब बच्चों ये है हमारे लिए थर्ड मीडियम ग्लास, शीशा। अब यहाँ भी एक नॉर्मल ड्रा करते हैं, n मानते हैं,
अब देखिए, अब किर जा रहा है हमारा पहले माध्यम में जा रहा है, एयर में जा रहा है, पहले माध्यम में जा रहा है, तो क्या होगा, विलंब से दूर हट जाएगा, दूर हट जाएगा। तो एयर के लिए कौन सा एंगल था, आई था, तो आई हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये आई डैश है तो ये भी क्या होगा, आई डैश। एक बार फिर से समझाते हैं। एयर से वाटर में जा रहा है, आई और आर मान लिए। वाटर से ग्लास में जा रहा है तो इस मीडियम में एंगल आई है तो वही एंगल यहाँ भी होगा। आपतन कोण दूसरे माध्यम में जा रहा है, अपवर्तन कोण कुछ और होगा, उसको हम आई डैश मान लिए। अब यही आई डैश आपतन कोण भी बन रहा है, इसी माध्यम में है तो फिर से वही हो जाएगा। अपवर्तन कोण दूसरे माध्यम में तो आई। अब हम बहुत शॉर्ट में लिखते हैं इसको, एयर से वाटर, ठीक है ना, एयर टू वाटर, एयर टू वाटर क्या हो जाएगा, साइन आई अपान साइन आर इक्वल 1, देखिए 1 and 2, अभी एयर भी रखते हैं वो भी 1 and 2, इक्वेशन 1। अब क्या हो रहा है, वाटर टू ग्लास, वाटर टू ग्लास, वाटर टू ग्लास, वाटर से ग्लास। इस बार हमारे लिए आपतन कोण आर है, लिखेंगे साइन आर अपान अपवर्तन कोण आई डैश है, साइन आई डैश इक्वल इक्वल यहाँ क्या हो जाएगा 2 and 3, 2 and 3 इक्वेशन 2। अब कहाँ हो रहा है, ग्लास टू एयर, ग्लास टू एयर, तो ग्लास टू एयर क्या हो जाएगा, ग्लास टू एयर हो जाएगा आपतन कोण आई डैश बटा आर, सॉरी आई, बराबर हो जाएगा 3n1। ठीक है, इक्वेशन 3। अब क्या करें, इक्वेशन 1 2 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। लिखते हैं समीकरण 1 गुणा 2 गुणा 3, देखते हैं क्या होता है। बाएं साइड का सबका गुणा कर दें, साइन आई बटे साइन आर गुणे साइन आर बटे साइन आई डैश गुणे साइन आई डैश बटे साइन आई। इधर क्या हो जाएगा, 1n2 इंटू 2n3 इंटू 3n1, साइन आई से साइन आई, साइन आर से साइन आर, साइन आई डैश से साइन आई डैश, तो क्या मिल जाएगा 1n2 इंटू 2n3 इंटू 3n1 इक्वल 1। हमारा पहला माध्यम एयर था, दूसरा माध्यम वाटर था, दूसरा माध्यम वाटर था, तीसरा माध्यम ग्लास था, यहाँ ग्लास है, यहाँ एयर है, तो हमको ये सूत्र मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, आप इसे नोट कर सकते हैं, हमको इसी का ज़रूरत है। हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब एक न्यूमेरिकल करते हैं इस पर, ठीक है ना, इसी फार्मूले की ज़रूरत है। लिख सकते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आराम से लिखिए। चलिए हो गया होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन है वायु के सापेक्ष कांच एवं जल का अपवर्तनांक क्रमशः 2/3 एवं, ठीक है ना, 3/4 है। ठीक, वायु के सापेक्ष कांच एवं जल का अपवर्तनांक क्रमशः 2/3 एवं 3/4 है। तो कांच का नहीं, जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए।
अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। एक बार का पूछा हुआ क्वेश्चन है, वायु के सापेक्ष कांच एवं जल का अपवर्तनांक। वायु के सापेक्ष कांच एवं जल का अपवर्तनांक, ध्यान दीजिए, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक मतलब ANG कितना दे दिया है, 2/3। सही है ना, ऐसे नोट करते हैं। वायु के सापेक्ष बोला है, अपवर्तनांक की बात की नहीं, वायु पहले रहेगा, ग्लास बाद में रहेगा, ANG 2/3 है। फिर वायु के सापेक्ष कांच एवं जल यानी वायु के सापेक्ष जल मतलब ANW हमको दे दिया है 3/4। तो बोला क्या है, जल का कांच के सापेक्ष, मतलब हमसे पूछ रहा है जल का कांच के सापेक्ष फाइंड करना है। इसी सूत्र को रख दीजिए, सूत्र है ANW इंटू WNG इंटू GNA इक्वल। अच्छा देखिए, अरेंजमेंट जो है पहले एयर लिखें, जरूरी नहीं है हमेशा एयर से शुरू करें, कहीं से शुरू करिए, वाटर से एयर, एयर से ग्लास, ठीक है ना, क्रम यही बनेगा। कोई एक ऑर्डर मान के रख लीजिए, बस उसी से करते हैं। ANW WNG GNA हमको दिया क्या क्या, ANW का मान दिया है 3/4, WNG हमको पता करना है, GNA लेकिन हमको दिया ANG। तो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था ANG या फिर कोई भी माध्यम 1N2 इक्वल होता है 1/2N1। उल्टा हो जाएगा, अगर उल्टा कर दिया जाए तो हमको मान मिल जाएगा। जैसे अगर 1N2 का मान 5/4 है तो 2N1 का मान 4/5 हो जाएगा। तो वही करते हैं, अगर ANG का मान 2/3 है तो GNA का मान हो जाएगा 3/2। इधर एक 3 3 जा 9 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा गुणे WNG। फाइनली हमको मिल जाएगा इसके बाद WNG इक्वल 8 ऊपर 9 नीचे, 8/9 आंसर। ठीक है, इसे लिख लीजिए, और नहीं आता है तो कमेंट करिए, हम फिर से बताएंगे आपको, फिर से कोशिश करेंगे कि बताएं। ठीक है, हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, अगला टॉपिक हमारा रहेगा क्रांतिक कोण। क्रिटिकल एंगल। तो बच्चों देखिए, मान लेते हैं ये हमारा एक सरफेस है, ये अपवर्तक पृष्ठ है, ये सरफेस है, अपवर्तक पृष्ठ है, ठीक है ना, और ये अभिलंब बना दिए। अब कोई प्रकाश है जो कि सघन माध्यम से यानी कि गाढ़े वाले से किसी हल्के वाले में आ रहा है। क्रांतिक कोण के लिए सबसे पहले जरूरी है कि प्रकाश जो है वो गाढ़े माध्यम से हल्के माध्यम में आए। तो यहाँ से लाइट आएगा तो क्या होगा बताइए, अभिलंब से दूर भागेगा, सही है, दूर भागेगा। मान लेते हैं ये आया और ये गया। अब क्या करें, इस लाइट को एंगल थोड़ा सा और बढ़ा दिए पहले से, अब ये थोड़ा सा फैल जाएगा। अब थोड़ा सा और कर दिए, अब क्या होगा, ये ऐसे जाएगा, ठीक स्ट्रेट निकल जाएगा, यानी कि उसी पृष्ठ के साथ निकल जाएगा। बस इसी स्थिति को हम बोलते हैं क्रांतिक कोण। अब ये जो बना है ये हमारे लिए हो गया क्रांतिक कोण, मतलब सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण। यहाँ तो आपतन कोण है, लेकिन वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में कोण कितना हो जाए, 90 हो जाए। सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बना कोण 90 अंश का हो जाए, तब उसे क्या बोलेंगे, क्रांतिक कोण। तब उसे I ना लिख करके C लिखते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए एक डायग्राम बनाते हैं। ये हुआ, ये हुआ। अब कोई लाइट इस एंगल से यहाँ पे दिया गया, आपतन कोण ऐसा बनाया गया कि जो अपवर्तन कोण है वो चला गया इधर, यानी कि यहाँ 90 अंश बना, ये R है।
तब इस आई को ही हम क्या बोलेंगे, सी बोलेंगे। तो इसे डिफाइन कैसे करेंगे, लिखेंगे ठीक है, चलिए लिखते हैं। किसी सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बना कोण 90 अंश का होता है क्रांतिक कोण कहलाता है। क्रांतिक कोण कहलाता है। किसी सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बना के बाद विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण, ठीक है ना। किसी सघन माध्यम में बना हुआ है आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण 90 अंश का होता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। तो विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण कितने का होगा, 90 अंश। तब आई को क्या बोलेंगे, सी बोलेंगे। ठीक है, लिख लीजिए इसे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अगर हमें स्नेल नियम लगाएं, स्नेल नियम से स्नेल नियम लगाते हैं तो क्या होगा, स्नेल नियम क्या होगा, यहाँ साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या होगा, ये देखिए ये माध्यम कौन सा है, सघन माध्यम को हम दूसरा मान के चलते हैं और हमारा विरल पहला माध्यम है। जैसे कि इससे पहले किए थे तो दूसरे से पहले में आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, आपतन कोण तो ही बन रहा है 2n1, लेकिन अभी साइन आई हमारा क्या हो गया है, क्रांतिक कोण हो गया है सी, और आर क्या हो गया है 90 डिग्री 2n1। तो अब क्या लिखे, साइन सी तो लिखाएगा लेकिन साइन 90 का मान 1 होता है 2n1, या फिर साइन सी इक्वल 2n1, लेकिन हम लोगों ने पढ़ा है 1n2 इक्वल 1/2n1, पढ़ा है ऐसा। तो इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, साइन सी इक्वल 1/2n1, या फिर इसके जगह हम लिख सकते थे दूसरा माध्यम क्या है, ग्लास है, एयर है, ग्लास से एयर जा रहा था इसलिए ये वाला चुने हैं। तो हो जाएगा एक फार्मूला, एक सूत्र मिल जाएगा हमें जिस पे कुछ न्यूमेरिकल लगाएंगे। ठीक हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बस करते रहिए। एक और टॉपिक है, लास्ट है हमारा, इसके बाद लास्ट है। हाँ बच्चों देखिए, अब आते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, तो देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन अभी आपतन कोण की यहाँ बात हुआ है, इस जगह देख रहे हैं, मेरा सर तो नहीं दिख रहा है, हाँ अब दिख रहा होगा। ठीक है, अभी क्या है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा, ध्यान दीजिए ये ऐसा कोण बनाया गया है कि 90 पे जा रहा है। अगर क्या करें, आपतन कोण इतना किए हैं कि ये 90 हो गया दूसरे माध्यम में, अब हम और ज़्यादा कर दिए, तब क्या होगा, ये दूसरे माध्यम में बिल्कुल भी नहीं जाएगा। क्रांतिक कोण मान लीजिए यहाँ 30 डिग्री पर ये इतना हुआ था, जो वहीं से 35 कर दिए तब ये ऊपर चला जाएगा।
यानी कि परावर्तन होने लगेगा। लेकिन परावर्तन कैसा, इससे पहले जो परावर्तन पढ़ते थे पेंट किया हुआ माध्यम होता था, यहाँ बिना पेंट का हो रहा है, मतलब एंगल का फर्क है यहाँ पे। तो जब हम क्रांति आपतन कोण को क्रांति कोण से और ज़्यादा बढ़ा देंगे, आपतन कोण यानी कि क्रांति कोण जो था, क्रांति कोण के मान को थोड़ा और बढ़ा देंगे तो लाइट अब दूसरे माध्यम में बिल्कुल नहीं जाएगा, पहले माध्यम में चला जाएगा। जैसे हीरा होता है, हीरे में चमक होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण से, ठीक है। तो अब क्या है, जैसे लाइट है, अब अगर क्रांति कोण से और ज़्यादा बढ़ा दिए, अब क्या होगा, दूसरे माध्यम में बिल्कुल भी नहीं जाएगा। इसी को बोलेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ऐसे कहें, यदि आपतन कोण को क्रांति कोण से अधिक कर दिया जाए, यानी क्रांति कोण जितना था और ज़्यादा, क्रांति कोण से अधिक कर दिया जाए तो प्रकाश दूसरे माध्यम में बिल्कुल नहीं जाता, बिल्कुल नहीं जाता है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, ठीक है। दूसरे माध्यम में नहीं जा रहा है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। लेकिन देखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए जरूरी क्या है, प्रकाश सदैव कहाँ जा रहा हो, सघन माध्यम से विरल माध्यम में। पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी होगा, ये शर्तें हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन की, प्रकाश सदैव सघन से विरल माध्यम में जा रहा हो, और दूसरा आपतन कोण क्रांति कोण से बड़ा होना चाहिए, क्रांति कोण से बड़ा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो इसे नोट कर लीजिए। इसी के साथ आज का अध्याय समाप्त हुआ। तो बच्चों कमेंट जरूर करिए, ठीक है, वीडियो को लाइक करिए, और इससे आप नोट्स बनाते रहिए। अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं, मैं रेगुलर वीडियो लाता रहूँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।